तो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस क्लास में हम लोग वो है वोल्टेज बिल्डर प्रोसेस ऑफ डीसी शंट जनरेटर। वो डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज बिल्डर प्रोसेस को समझने के लिए डायग्राम आप ऑलरेडी जानते हो, तो डायग्राम पे नहीं जाते हैं। ये प्रोसेस एक तरह की मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जिन दो पैरामीटर्स के बीच में बनाई जाएगी वो पैरामीटर्स हैं जनरेटेड ईएमएफ एंड फील्ड करंट। अगर हम इस कर्व पे यानी इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ओरिजिन पे एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जो लाइन होगी ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी शंट फील्ड रेजिस्टेंस RSH, यानी इसका जो स्लोप है दैट विल रिप्रेजेंट शंट फील्ड रेजिस्टेंस। उस समय के लिए मान लीजिए दैट मैक्सिमम जो वोल्टेज इंड्यूस हो सकता है डीसी शंट जनरेटर में उसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसकी थ्योरी फिर आराम से समझते हैं। मान लीजिए इतना मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस हो सकता है वो भी, ठीक है, और इसको मान लीजिए एफ ओ एफ, ये मैक्सिमम फील्ड करंट इतनी ही बन सकती है जनरेटर के अंदर। और OB is the maximum voltage that can be generated by the shunt generator. ऐसा इसलिए क्योंकि at some point of time there will be saturation occur in the field poles. So आप कितना भी फील्ड करंट इंक्रीज करेंगे तो EMF जनरेशन होना बंद हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए तो हमने पहले ही ये मान लिया कि that OB is the maximum EMF that can be generated by the generator, shunt generator, and OF is the maximum exciting current corresponding to this maximum generated voltage that can be generated by this DC shunt generator. अब शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए पहला पॉइंट हम ये एज्यूम कर लेते हैं दैट देयर इज सम रेसिडुअल magnetism in the core of field poles। या आसान भाषा में स्मॉल फ्लक्स इन द फील्ड पोल्स। क्योंकि जब तक फील्ड पोल्स में फ्लक्स नहीं होगी ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं है, सपोज इन केस जनरेटर में ऐसा नहीं है कि फील्ड पोल्स में थोड़ी बहुत फ्लक्स नहीं है, रेसिड्यू फ्लक्स नहीं है, तो करना क्या पड़ेगा कि जो फील्ड बाइंडिंग है उसको शंट जनरेटर से डिस्कनेक्ट करके सेपरेटली बैटरी से थोड़ा एक्साइटेशन दे के फिर उसको जनरेटर सर्किट में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ जो डीसी शंट जनरेटर है सेल्फ एक्साइटेड है, इसको दिमाग में रखिए। इट इज अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर
तो हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। और वोल्टेज बिल्डअप होने के लिए दैट मीन्स ईएमएफ के जनरेशन के लिए फील्ड में फ्लक्स होना जरूरी है, क्योंकि फील्ड पोल में फ्लक्स नहीं होगा तो प्राइम मूवर को जब घुमाया जाएगा तो वो कट किसे करेगा, बिना कट किए तो फ्लक्स आएगा नहीं फील्ड पोल्स के फ्लक्स को। तो इसीलिए अगर ऐसा है, मान लीजिए डीसी शंट जनरेटर को ऑन किया गया और ईएमएफ 0 मिल रहा है, तो उसका कुछ कारण इसके होंगे, जिसमें से मेन कारण ये होगा दैट देयर इज नो रेसिडुअल फ्लक्स इन द फील्ड पोल्स। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि वाइंडिंग डिस्कनेक्ट करेंगे फील्ड वाइंडिंग को जनरेटर से, और उसको अलग से बैटरी से थोड़ा सा एक्साइटेशन देने के बाद फिर जनरेटर में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो। अदरवाइज ये मान के चलिए कि देयर इज सम रेसिडुअल फ्लक्स इन द फील्ड पोल्स ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है ऐसा हमने पहले से मान लिया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली सपोज आर्मेचर is driven by a prime mover। तो जो आर्मेचर है शंट जनरेटर का, इसको प्राइम मूवर की हेल्प से एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड घुमाया गया। यहां पर आर्मेचर के पैरेलल में लगी हुई है फील्ड वाइंडिंग, जो कि फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है। मान लीजिए कि जनरेटर ओपन सर्किटेड है, तो यहाँ पर जो ईएमएफ अपीयर होगा दैट विल बी जनरेटेड ईएमएफ ईजी। तो यहाँ वोल्ट मीटर लगा के इसको मेजर कर सकते हैं, और यहाँ पर करंट मीटर लगा सकते हैं आप फील्ड सर्किट में फॉर मेजरिंग द फील्ड करंट। तो हमने मान लिया शंट जनरेटर ओपन सर्किटेड है, आर्मेचर को विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर रोटेट किया गया, तो देयर इज सम रेसिडुअल फ्लक्स इन द फील्ड वाइंडिंग्स, और इस फ्लक्स को आर्मेचर कंडक्टर्स कट करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। मान लीजिए वो ईएमएफ है OA। This small EMF OA is a small EMF due to residual flux. So this small EMF will give rise to field current। ठीक है, ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का मतलब जनरेटर खुद फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन देगा, यानी फील्ड करंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द जनरेटर इटसेल्फ। So once there is a residual magnetism in the field winding and armature is driven by prime mover, then a small amount of EMF will be generated in the field. The small amount of EMF is generated in the across the armature terminal. And this EMF will cause rise in field current. अब वो field current कितनी होगी, तो इस प्लॉट कर्व पे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए फील्ड रेजिस्टेंस लाइन पर, यहां पर ये कट करेगी लाइन। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए स्मॉल a, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पे जहां पर ये पॉइंट मिलेगा। सो दिस विल बी दी फील्ड करंट OA dash। So this will give rise to field current and this field current will be OA dash। ये जो आप, अब ये फील्ड करंट क्या करेगी, दिस फील्ड करंट, अब पहले तो यहाँ फ्लक्स बहुत कम थी जिसके वजह से फील्ड करंट नहीं आ रही थी, रेसिडुअल फ्लक्स थी जिसने कि आर्मेचर के क्रॉस ईएमएफ को जनरेट किया। अब इस ईएमएफ ने फील्ड करंट को बढ़ाना शुरू किया। इनिशियली करंट कितनी हो गई OA डैश। तो जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा फील्ड करंट इंक्रीज की, ठीक, कितनी हो गई फील्ड करंट OA डैश।
this field current will give rise to field flux, and this field flux will give rise to generated EMF, because this generated EMF is equal to K phi into N. So as flux will increase, this generated EMF will also increase. तो अब ये EMF, ये फील्ड करंट ओ ए डैश EMF को इंक्रीज करेगी। मान लीजिए कि ये EMF यहाँ पहुंच गई, पहले ओ ए थी, अब यहाँ पे EMF आ गई। इस पॉइंट को सपोज हम नाम दे देते हैं ए डबल डैश, इसको नाम दे देते हैं इस पॉइंट को ए डबल डैश। अब इस EMF कितनी EMF हो गई, ए डैश टू नाउ न्यू EMF कितनी हो गई, जनरेटेड EMF हो गई ए डैश ए डबल डैश, यहां से यहां तक EMF हो गई। अब ये EMF क्या करेगी, फर्दर फील्ड करंट को राइज करेगी। फील्ड अप करंट कितनी हो जाएगी, तो इससे यहाँ परपेंडिकुलर दीजिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए। तो यहाँ पर ये हो गई, मान लीजिए इसको हमने मान लिया, इस पॉइंट को जो ये फील्ड लाइन पर आके टच किया, इसको मान लेते हैं हम बी, तो ये हो गया बी डैश। तो अब नई फील्ड करंट कितनी हो गई, ओ बी डैश। तो फील्ड करंट में कितना राइज हो गया, ओ बी डैश। अब ये ओ बी डैश क्या करेगी, फील्ड करंट फर्दर EMF को इंक्रीज कर देगी। सपोज EMF अब यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। फिर ये EMF क्या करेगा, फर्दर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ये फील्ड करंट को फिर बढ़ा देगा। अब ये फील्ड करंट क्या करेगी, फर्दर और EMF इंक्रीज कर देगी। अब ये नई फील्ड करंट क्या होगी, मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं सी डैश, ओ सी डैश। ओ सी डैश फर्दर बढ़ा देगी EMF को, और ये EMF क्या करेगा, दिस विल गिव राइज टू फील्ड करंट। इस तरह से आप देखेंगे कि क्यूमुलेटिवली EMF बढ़ता जाएगा, और कहां तक बढ़ेगा, सिर्फ इस पॉइंट तक बढ़ेगा, क्योंकि इसके आगे सैचुरेशन आ जाएगा फील्ड पोल्स में। तो मैक्सिमम सिर्फ इस पॉइंट तक ही EMF जनरेट हो सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग करंट कितनी, OF। अब अगर इन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ग्रीन कलर ले लेते हैं, इस पॉइंट को आप मिलाएंगे तो कुछ इस तरह का कर्व आपको मिलेगा, दिस। So this is similar to magnetization curve, और this process जो यहाँ पर हमने आपको explain किया, this process is known as voltage build-up process of DC shunt generator। तो ये EMF आप देख रहे हैं cumulatively increase करता जा रहा है, एक process है। पहले EMF आया due to residual flux, इस EMF ने field current को rise किया। अब ये field current further, क्योंकि पहले flux मान लीजिए था phi डैश, अब और फ्लक्स आ गया, क्योंकि फील्ड करंट OA डैश हो गई तो इसमें फ्लक्स ऐड हो गया, मान लीजिए फाई डैश, तो अब ये नया फ्लक्स हो गया पहले से ज्यादा। अब ये फ्लक्स क्या करेगा, EMF को इंक्रीज कर देगा, EMF हो गया A डैश A डबल डैश। फिर ये फर्दर फील्ड करंट को इंक्रीज करके OB डैश तक ले गया, फिर ये OB डैश फर्दर EMF को इंक्रीज करके यहाँ तक ले आएगी। सपोज ये मान लीजिए EMF है B डैश B डबल डैश, फिर ये फर्दर फिर से फील्ड करंट को इंक्रीज कर देगा, फील्ड करंट हो जाएगी OC डैश। अब ये फर्दर EMF को इंक्रीज करता जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ जाता। यहाँ के बाद क्या होगा, जब ये कर्व शंट फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन को जहां कट करेगा, दैट इज corresponding to that intersection point, OB is the maximum EMF that can be generated by shunt generator। आप लोगों को कुछ पूछना है अभी तक जो मैंने आप लोगों को समझाया कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूं। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछे।
अनिरुद्ध, अभिषेक कुशवाहा, अनुराग मिश्रा, दीपक मौर्य। बच्चों किसी को कोई सवाल यहाँ तक जो समझाया उसमें, अगर कोई सवाल किसी के मन में है तो पूछ सकता है। आवाज मिल रही है ना तुम लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। अरे आवाज, यस सर। तो यहाँ तक जो समझाया वो समझ आ गया? हाँ सर। यस सर। चलो Yes, sir. अच्छी बात है। अब थोड़ा इसका कंसेप्ट समझिए, डीप कंसेप्ट की किन किन परिस्थितियों में जनरेटर जो है वो वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि ये जो क्रिटिकल, ये जो आप फील्ड रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इसकी वैल्यू जब तक क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से कम होगी, इसको हमने RSH स्टार बना दिया, दिस इज नोन एज क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। जब तक इस रेजिस्टेंस से वैल्यू कम रहेगी, किसकी? RSH की, यानी फील्ड रेजिस्टेंस की, तब तक EMF जनरेट होगा। जैसे ही फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगी, EMF जनरेशन रुक जाएगा। यानी शंट जनरेटर में अगर EMF को जनरेट होना है तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए? दैट फील्ड रेजिस्टेंस मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ मेंशन किया हमने कि कुछ ना कुछ रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए फील्ड पोल्स में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? कि अगर आप इस सेम कर्व पे अलग अलग फील्ड रेजिस्टेंस लाइन को बनाइए, देखिए हम इस रेजिस्टेंस से ज्यादा वाली लाइन बनाते हैं, एक ये बनाई हमने, तो देखिए ये वाली लाइन किस तरह से मैग्नेटाइजेशन कर्व से बाहर जाती जा रही है। ये दूसरी लाइन बनाई, तो जैसे ही मैग्नेटाइजेशन कर्व से लाइन बाहर जाने लगेगी, मान लीजिए कि ये वाला फील्ड सॉरी, मान लीजिए ये वाला फील्ड रेजिस्टेंस है RSH1, ये है RSH2, ये है RSH3। तो RSH2 तक तो EMF जनरेट होगा, क्योंकि ये अभी भी मैग्नेटाइजेशन कर्व के अंदर आ रहा है। देखिए जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस, वैसे वैसे EMF इंड्यूस्ड कम होता जा रहा है, जो मैक्सिमम EMF इंड्यूस हो। जैसे RSH2 के करस्पॉन्डिंग देखिए तो मैक्सिमम EMF सिर्फ इतना ही आ सकता है। ठीक, RSH3 में जाएंगे तो आप देखिए सिर्फ इतना ही मैक्सिमम EMF आ सकता है। यानी अगली एक और हम लाइन बना दें जो इस कर्व के बाहर जाने लगे, तो इसका मतलब यह है कि अब EMF जनरेट ही नहीं होगा जनरेटर में। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि EMF तभी तक जनरेट होगा शंट जनरेटर में जब तक कि फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से कम। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई कि कब तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डीसी शंट जनरेटर EMF इंड्यूस कर रहा है। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए शंट जनरेटर को वर्किंग में डाला गया, वो EMF नहीं जनरेट कर रहा, तो पहला कारण ये ढूंढा जाएगा क्या उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है फील्ड पोल्स में। मान लीजिए है, फिर भी नहीं जनरेट हो रहा है, तो दूसरा कारण ये ढूंढा जाएगा कि क्या जो फील्ड का रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से कम है कि नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से तीसरा पॉइंट एक और है इंपॉर्टेंट, और वो पॉइंट ये है कि जो लोड सर्किट का रेजिस्टेंस है, मान लीजिए एक्सटर्नल सर्किट यानी लोड सर्किट का रेजिस्टेंस RL है, और एक वैल्यू है लोड रेजिस्टेंस की, उसको मैंने बना दिया स्टार, और इसको नाम दे दिया गया, मैंने दे दिया क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस। तो ये जो एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस यानी लोड जो आप कनेक्ट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस
इस रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस से। अगर जो लोड कनेक्ट किया गया है उसका रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से कम है, तब भी जनरेटर ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं करेगा। मैं ये सारे शंट जनरेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, सीरीज जनरेटर के लिए चीजें बदल जाएंगी। तो अभी सिर्फ शंट जनरेटर के प्रोस्पेक्टिव से समझिए। तीसरा पॉइंट, दैट एक्सटर्नल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है यानी लोड रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो 3 पॉइंट अभी तक मैंने आपको बताए। देयर मस्ट बी सम रेसिडुअल फ्लक्स इन द फील्ड पोल्स टू जनरेट टू बिल्ड अप EMF in the shunt generator. Second point, field circuit resistance must be less than critical field resistance and load circuit resistance must be greater than critical load resistance. इस चीज को याद रखिएगा, field circuit resistance must be less than critical field resistance and load circuit resistance must be greater than critical load resistance. ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सपोज स्पीड है ये प्राइम मूवर की, इसको नाम मैंने दे दिया क्रिटिकल स्पीड। ठीक, तो जनरेटर के जो प्राइम मूवर की स्पीड है मान लीजिए वो n है, देन दिस n शुड बी ग्रेटर देन n स्टार। यानी प्राइम मूवर को एट लीस्ट क्रिटिकल स्पीड से ऊपर आपको मूव कराना पड़ेगा, तभी ईएमएफ जनरेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब ये 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए कि डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस के लिए जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो कंप्लीट हुए। पहला पॉइंट है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए फील्ड पोल्स में। सेकंड, field resistance must be greater than critical field resistance. Third, load circuit resistance must be यहाँ पे मैं गलत बोल गया, field resistance must be less than critical field resistance and load resistance must be greater than critical load resistance and armature speed यानी speed of prime mover must be greater than critical speed. ये सारे important conditions हैं to develop EMF, to build up EMF in the DC shunt generator. यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ सर। हाँ सर। सर आपने सर वो डायग्राम बनाया सर, उसको सर एक बार फिर समझा दीजिए सर। अरे यार बड़ा लंबा काम बता दिया तुमने। सर क्रिटिकल फील्ड पे सर जो ग्रीन कलर से सर गई हुई है। अच्छा ये वाला, इसको बताना है ना। देखो नहीं सर, पहली जो वाली कर्व बना के गई हुई है सर। तुम्हें ये क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस के टर्म्स में ग्राफ समझना है ना। यस सर। ओके, तो मैं ये जो ब्लैक वाला लाइन देख रहे हो करस्पॉन्डिंग टू फील्ड रेजिस्टेंस, इसको देखो तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो OB हो रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी दोनों लाइंस देखो, RSS2 RSS3 या ये ग्रीन वाली लाइन। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही, कैसे बढ़ रही है ये चीज आप कैसे देखेंगे, ये चीज आप देखेंगे ना स्लोप से। स्लोप रेजिस्टेंस बताता है, जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो RSS2 देखिए तो इसके करस्पॉन्डिंग EMF यहाँ पहुंच गया, मान लीजिए इसको हमने OX लिख दिया। फिर RSS3 के करस्पॉन्डिंग EMF और कम हो गया, ये यहाँ पे कट कर रही ना लाइन, यहाँ पे मान लीजिए OY हो गया। अब ये ग्रीन वाली लाइन को देखिए तो ये जितना EMF रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से आ रहा था उससे भी कम पे ये कट कर रही है, यानी EMF जो है इससे भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बिल्डअप प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। अगले आप पॉइंट्स ढूंढेंगे, जैसे यहाँ पर OA मिला, फिर A' मिला, ये सारे पॉइंट्स ये ग्रीन वाले लाइन के करस्पॉन्डिंग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। और किसी का कोई सवाल? सर हाँ सर मतलब प्राइम मूवर की स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा ही होनी चाहिए। देखिए ये लिखा हुआ है दैट जनरेटेड EMF इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर।
तो प्राइम मूवर की स्पीड एटलीस्ट इतनी रखनी पड़ेगी हमें कि ईएमएफ जनरेट हो पाए आर्मेचर के क्रॉस। अगर रिक्वायर्ड स्पीड से कम होगी प्राइम मूवर की स्पीड तो ईएमएफ जनरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है सर बेटा, तुम्हारी आवाज कट रही है, तुम अपना सवाल चैट में लिख दो। वैसे तुम्हारा सवाल मुझे सुनाई तो दिया नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही हो तो मैं इतना कहूंगा कि जो ईएमएफ यहाँ जनरेट हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि किस रेट से फ्लक्स कट हो रहे हैं, आर्मेचर कंडक्टर किस रेट से फ्लक्स कट कर रहे हैं। इसका मतलब ईएमएफ जनरेशन के लिए रेट ऑफ कटिंग ऑफ फ्लक्स एक्शन भी रिक्वायर्ड है। तो अगर बहुत कम हो जाएगा रेट ऑफ कटिंग ऑफ फ्लक्स एक्शन तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्राइम मूवर की स्पीड एक मिनिमम लेवल पे पहुंचना बहुत जरूरी है जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रेट ऑफ कटिंग ऑफ फ्लक्स एक्शन इतना हो कि ईएमएफ जनरेट हो जाए। और कोई सवाल किसी का? चलिए, वो शायद अभी सवाल टाइप कर रहे हैं, तब तक हम लोग सीरीज जनरेटर के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं वो पढ़ लेते हैं। दैट इज कंडीशन फॉर DC series generator to build up voltage। पहली कंडीशन तो कॉमन है, दैट इज रेसिडुअल फ्लक्स इन फील्ड पोल्स। सेकंड पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ external circuit that is load resistance must be less than the critical resistance। लोड रेजिस्टेंस लिख लीजिए, क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस, क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस। ठीक, ऐसा है कि सीरीज जनरेटर में आप जानते हैं फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में होती है, और उसके अलावा लोड भी सीरीज में लगा होता है। तो जब तक लोड कनेक्ट ही नहीं होगा तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, करंट तो वैसे भी नहीं आनी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ठीक उल्टा है शंट जनरेशन का, दैट यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट मस्ट बी लेस देन द क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस। तो ये दो पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देना है सीरीज जनरेटर के लिए। और इसके अलावा कॉमन पॉइंट दोनों ही जनरेटर के लिए ये भी है, हालांकि ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में। तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ दैट आर्मेचर वाइंडिंग and field winding are connected together। अब ये बात अलग है कि सीरीज के लिए, सीरीज जनरेटर के लिए सीरीज में और शंट के लिए पैरेलल। तो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों साथ में कनेक्टेड हैं। तो करंट की जो डायरेक्शन है या जो फील्ड फ्लक्स पैदा होगा फील्ड पोल्स में, तो करंट की डायरेक्शन सच दैट होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट
direction of current in field winding direction of current in field winding must be in the direction to increase the field flux as field current increases. और दूसरा जो फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन है उसका कनेक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए कि जिससे करंट इंक्रीज हो तो फील्ड फ्लक्स इंक्रीज हो। अगर गलती से कनेक्शन उल्टा लग गया, फील्ड वाइंडिंग का अपोजिट पोलैरिटी में लग गया, तो पता चला फील्ड करंट बढ़ रही है और फील्ड फ्लक्स घटता जा रहा है, और फील्ड फ्लक्स घटता जाएगा तो ईएमएफ जनरेशन हो ही नहीं पाएगा। तो ये एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव में रिलेटेड टू वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए। सीरीज जनरेशन के लिए ये 2 पॉइंट है, सीरीज जनरेटर के लिए, सॉरी सीरीज जनरेटर के लिए, जिसमें जो दूसरा पॉइंट है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम शंट जनरेटर। बाकी पहला पॉइंट कॉमन है, ये लास्ट वाला पॉइंट भी कॉमन है, सिर्फ ये दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया सीरीज जनरेटर के लिए ये शंट जनरेटर से अलग है। किसी को कोई क्वेश्चन? सर ये नीचे वाला फिर से बता दीजिए पॉइंट। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड टुगेदर, मतलब बेटा ऐसा है कि अगर जनरेटर सीरीज है, सीरीज सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, तो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में लगी होगी। यस सर। ठीक है, और अगर शंट जनरेटर है तो फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में लगी होगी। यस सर। क्रॉस लगी होगी आर्मेचर के, राइट। तो वही लाइन मैंने लिखी है ना कि इन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड टुगेदर, मतलब साथ साथ कनेक्टेड होते हैं, सेम करंट दोनों में जा रही है। मतलब इसके केस में जो करंट आर्मेचर से सप्लाई हो रही है वही करंट फील्ड वाइंडिंग में भी जा रही है। यहाँ पर क्या है, जो करंट आर्मेचर से सप्लाई हो रही है वो 2 पार्ट में बढ़ जा रही है। यस सर। तो ये चीज मैंने लिखी है कि जो फील्ड वाइंडिंग है, पहली चीज इसका कनेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि इसमें जाने वाली करंट, जैसे अब ISH इसमें जा रही है तो जब ये इंक्रीज करे तो इसमें फ्लक्स भी इंक्रीज करे। ऐसा ना हो कि इसका कनेक्शन इस तरह से कर दिया जाए कि ISH इंक्रीज कर रही है और पता चला ISH डिक्रीज होने लगी। अब ये डिक्रीज होने लगेगी तो EMF इंड्यूस ही नहीं हो पाएगा। सिमिलर केस यहाँ पर भी है, इस तरह से कनेक्शन होना चाहिए फील्ड वाइंडिंग का, प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए कि as ISE increases then phi SE also should be increases। ठीक है, ये चीज मैंने समझाई। यस। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वोल्टेज को बिल्डअप होने के लिए, सीरीज हो या शंट जनरेटर हो। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट डिफरेंट है, वही मैंने यहाँ बता दिया, पॉइंट 2 सीरीज जनरेटर के केस में डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हो गई वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस की। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। मेरी तरफ से इस टॉपिक पे इतना ही डिस्कशन है।